गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 2 दिसंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और जो पहला आर्टिकल हमारा है वो बात कर रहा है पीएम पिचेस इंडिया एज होस्ट फॉर 2028 कॉल्स ऑन कंट्रीज टू राइज अबव सेल्फ इंटरेस्ट। क्या बोल रहे हैं कि बेसिकली जो एनवायरनमेंट है ना उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। जस्ट सम स्टेटमेंट्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो ग्रीन क्रेडिट है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जीएस पेपर 3 में आप ये सब बातें लिख सकते हैं। आगे इसमें कुछ क्वेश्चन आएगा तो हम या कोई और आर्टिकल आएगा तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। गवर्नर कांट सेंड री अडॉप्टेड बिल टू प्रेसिडेंट आफ्टर विदहोल्डिंग असेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, ये कह रहे हैं कि देखिए अभी हमें इससे पहले जीएस पेपर 2 में जाना पड़ेगा। जीएस पेपर 2 के ये कॉन्स्टिट्यूशन से आपका सवाल आया है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हम कह सकते हैं कि गवर्नेंस से ये सवाल आया है। जब हम बात करते हैं गवर्नेंस की और जब हम बात करते हैं गवर्नर की, तो गवर्नर के पास मैंने कल के आर्टिकल में आप लोगों को समझाया कुछ पावर्स होती हैं। बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव 6 तरीके की पावर हैं, वो अलग हैं। ठीक है, लीगल पावर्स हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हो गई। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी पावर, 2 तरीके की पावर जो कि डिवाइड हो जाती हैं आपकी मैंडेटरी पावर्स में, यानी कि आपको किसके ऊपर मानना पड़ेगा। आर्टिकल 163 जो आपकी बात करता है कि वहाँ पे स्टेट में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। ठीक है, तो इसके अंतर्गत उन्हें जो बेसिकली आपके चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं प्लस उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल रहे हैं वही यहाँ पे गवर्नर को करना पड़ेगा। फर्स्ट पावर ये आपकी होगी एक तरीके की। दूसरी यहाँ पे पावर होती है गवर्नर के पास जो कि होती है डिक्शनरी पावर। डिक्शनरी पावर क्या होती है कि वो अपनी मन मर्जी से कुछ करना चाहे। अब उसमें क्या आएगा, जैसे ही इज़ अ चांसलर ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज़ इन द स्टेट। तो जब वो चांसलर है पूरी स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ का, वहाँ पे वो कोई भी निर्णय ले वो उनकी डिक्शनरी पावर है। इसके अलावा जब उनको कोई भी बिल ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे आपको रखना है, वो भी उनकी डिक्शनरी पावर है। चलिए अब हमारे पास एक और ऑप्शन आता है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि गवर्नर जब कोई भी बिल पास करता है, ये तो हमने कुछ समझ लिया। अब बिल की पावर क्या है, मैंडेटरी है। आर्टिकल 163 के अंदर आती है। जब भी कोई बिल अगर आपके पास आएगा तो उसके ऊपर आपको 3 चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, गवर्नर या प्राइम मिनिस्टर। गवर्नर के पास ये एक पावर थोड़ी एक्स्ट्रा होती है। जैसे कोई ऑर्डिनरी बिल ही हम लगा देते हैं कि ऑर्डिनरी बिल है ओबी, ये यहाँ पे दोनों जो स्टेट असेंबली है या स्टेट काउंसिल है किसी में, जैसे कि कर्नाटका के अंदर दोनों है, फिर यूपी के अंदर आपकी असेंबली प्लस जो काउंसिल होता है दोनों होती है। तो मान लीजिए किसी के अंदर दोनों है। अभी हम कर्नाटका का ही यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, कर्नाटका है, उसकी स्टेट जो असेंबली है उनके पास ऑर्डिनरी बिल गया, उन्होंने लॉन्च किया और उसी बिल को उन्होंने पास करके भेज दिया, जितना सिंपल मेजोरिटी से करना चाहिए था, काउंसिल के पास। अब काउंसिल ने भी इसको पास कर दिया। अब ये बिल कहाँ जाएगा, किसी भी बिल को एक्ट बनते टाइम पहले दोनों हाउसेस से पास होना पड़ता है। उसके पास अगर वो स्टेट में है तो गवर्नर का साइन चाहिए, या फिर आपका सेंटर में है तो प्रेसिडेंट से आपको उसको साइन करवाना पड़ेगा, तब जाके वो एक्ट बनेगा। अगर दोनों हाउसेस ने उसको साइन कर दिया है, पास कर भी दिया है ना, लेकिन प्रेसिडेंट उसको कह रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं करना, तो वो बिल कभी भी एक्ट नहीं बनेगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो पावर्स हैं अपनी अपनी। अब ये बिल जाएगा आपका स्टेट में है तो गवर्नर के पास। नाउ गवर्नर के पास क्या क्या चॉइसेस है, तो अभी गवर्नर के पास 3 चॉइसेस। पहले क्या होगी, पहली चॉइसेस होगी आपकी कि वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, अपना एसेंट दे देता है, एक्सेप्ट कर लेता है। सेकंड उनके पास चॉइसेस आएगी विदहोल्ड कर लेना या फिर रिजेक्ट कर देना कि नहीं मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, इसको मैं नहीं मानता। थर्ड यहाँ पे होती है आपकी पावर उसको रिटर्न करने की, कि आप लोग इस पर दोबारा विचार करिए, मुझे कुछ पॉइंट्स ऐसे लग रहे हैं जो दोबारा यहाँ पे डिस्कस करने चाहिए, जो कि ज़्यादातर स्टेट में अगर भेजा जाता है तो वो इस पर विचार कर लेते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 4th पावर होती है, जो सिर्फ गवर्नर के पास है, प्रेसिडेंट के पास नहीं है, वो है आपकी प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देना। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ काम बताए गए हैं, जैसे रिटर्न करने के बाद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर मान लीजिए गवर्नर किसी बिल को रिटर्न कर देता है, अब दोनों हाउसेस दोबारा से, चाहे सिंपल मेजोरिटी से ही, अब जब दोबारा इसको बोथ हाउसेस यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे, असेंबली है तो फिर से इसको पास करके गवर्नर के पास रिटर्न करेंगे कि वापस भेज देंगे कि अब आप हमें अपना एसेंट दीजिए। फिर गवर्नर उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, फिर गवर्नर उसको रिटर्न नहीं कर सकता, फिर उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। ये एक तरीके का आपका लिमिटेशन लगाई गई है गवर्नर की पावर के ऊपर। ठीक है, और
अगर अब ये बिल यहाँ पे आ गया, एक्सेप्ट हो गया है, तो अब आप इसको प्रेसिडेंट के लिए प्रिजर्व नहीं कर सकते। तो यहीं पे एक सवाल उठा था कि कैसे, देखिए क्या बोल रहा है, गवर्नर कांट सेंट री अडोप्टेड बिल, कि जिसको दोबारा से अडॉप्ट कर लिया गया है उसको प्रेसिडेंट के लिए आफ्टर विद होल्डिंग एसेंट, कि पहले वो उसको मना कर चुका है कि नहीं, फिर वो उसको री अडॉप्ट। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका गवर्नर के पास पहली बार बिल जाता है, ठीक है, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये नहीं चलेगा, असेंबली फिर से उस बिल को लेके आती है, पास करवाती है, फिर से गवर्नर के पास भेजती है। लेकिन इस बार अगर वो पहले रिजेक्ट कर चुका है, एक बार उसने अपने हिसाब से रिजेक्ट कर दिया, अब वो ये नहीं बोल सकता कि मैं इसको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लेता हूँ, प्रेसिडेंट के पास भेजूंगा। या तो आपको पहले ही भेजना चाहिए था, ठीक है, या तो आपको इसी कैटेगरी में भेजना चाहिए था। अब आप या तो इसको रिजेक्ट करिए, अब आप या तो इसको एक्सेप्ट करिए, या फिर आप इसको रिटर्न कर लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। आप प्रेसिडेंट को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो। अगर मान लीजिए ये इन्होंने पहले प्रेसिडेंट के पास ही भेज दिया होता यहाँ पे रिटर्न करने की बजाय, अगर ये इसको प्रेसिडेंट के पास भेज देते और प्रेसिडेंट इसको रिटर्न कर देते, प्रेसिडेंट के पास भी तो 3 पावर है ना, एक्सेप्ट की, विदहोल्ड की, यहाँ पे रिटर्न की। अगर प्रेसिडेंट इस बिल को रिटर्न कर देते तो स्टेट लेजिस्लेचर अगर दोबारा से यहाँ पे कुछ बनवाती, पास करवाती, तो फिर वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास ही जाता, फिर उसमें गवर्नर का रोल बीच में ख़त्म हो जाता। फिर प्रेसिडेंट पर डिपेंड करता है कि उसको एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, जो उनका ठीक लगता है उनको उस हिसाब से काम करेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है। RN रवि जी, जो कि बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में है, ये आपके तमिलनाडु के गवर्नर है और उनके ऊपर बार बार अलग अलग जो गवर्नमेंट है वो इनको लेके आनी है। तो इन्हीं को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है कि ये CM के साथ मिले और जो भी इनके इश्यूज़ हैं मिल बैठ के उसको ख़त्म कर ले। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। एज US सैंक्शंस ऑन वेनेजुएला ईज, इंडिया सेट टू इम्पोर्ट ऑयल आफ्टर 3 years। तो कोई बात नहीं है, देखिए यहाँ पे GS पेपर 3 में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, 2 में यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमी प्लस आपका पॉलिटी IR। क्या बोल रहा है, वेनेजुएला नाम की एक कंट्री है। कहाँ है वेनेजुएला? आपके नॉर्थ, जो आपका अमेरिका है ना, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, सॉरी नॉट नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका। देखिए मैं आपको यहाँ पे मैप बना के दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके से जो है वो साउथ अमेरिका का आप मैप यहाँ पे पाएंगे। ओके और ये सबसे ऊपर की जो कंट्रीज़ है, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी कंट्रीज़ जो होगी आपकी, इधर ब्राज़ील होगी, नीचे आपकी अर्जेंटीना होगी, इधर ये चिली है, इधर अर्जेंटीना है, इधर पेरू होगी, और यहाँ पे ऊपर आप देख पाएंगे इधर वेनेजुएला की कंट्री को। ठीक है, बहुत ही ऊपर आपको ये दिखाई देगी। और ये जो वेनेजुएला है, इधर आपकी कोलंबो है, इधर वेनेजुएला। ये जो वेनेजुएला कंट्री है, इसके ऊपर अमेरिका, ऊपर USA है। अब अमेरिका का भी यहाँ पे चलिए एक बार मैप बना के देख लेते हैं कि कैसा दिखता है अमेरिका, और USA वहाँ पे कहाँ पे है। देखिए आपका जो नॉर्थ अमेरिका है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, दिस इज़ योर नॉर्थ अमेरिका। तो ये नॉर्थ अमेरिका 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे ऊपर है यहाँ पे इसका कनाडा इधर, उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका USA, इसके बाद यहाँ पे है आपका मैक्सिको, और यहाँ पे नीचे आपके और बहुत सारे कंट्रीज़ है, आइलैंड्स है, जैसे पनामा वगैरह। और ये दोनों कंट्रीज़ आपस में ऊपर से इधर से लेके ये इसकी लास्ट टिप जो है ये इधर आ रही है। ठीक है, ये ऐसे इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो ये जो USA है, US जो है, इसने यहाँ पे वेनेजुएला के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाए हुए थे। उन्होंने कुछ इनके ऊपर लगाया था कि आप यहाँ से इतना ट्रेड नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें बाहर नहीं भेज सकते। तो ये जो सैंक्शंस थे ना, ये थोड़े से अब कम हो रहे हैं वेनेजुएला के ऊपर। और वेनेजुएला के ऊपर जब सैंक्शंस कम हो रहे हैं तो उसके बाद में आप ये भी देख पाएंगे कि जो इंडिया की प्राइवेट इंपोर्टर है, इंडिया के जैसे रिलायंस है या फिर नायरा एनर्जी, आप लोग समझ पाएंगे। तो ये दोनों ने यहाँ पे 3 साल के बाद फिर से जो क्रूड ऑयल है यहाँ से लेना शुरू कर दिया है और इंडिया के अंदर इसको लाना शुरू कर दिया है। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्लाइमेट गोल्स की तरफ। तो ऑफ कोर्स हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो COP28 में जा चुके हैं। कहाँ हो रही है COP28? COP28 आपकी हो रही है UAE दुबई के अंदर, दुबई में हो रही है। कौन इसको करवाता है? यूनाइटेड नेशंस इसको करवाता है। कब ये सबसे पहले बनी थी आपकी? ये बनी थी सबसे पहले 1992 में। ये बनी तो 1994 में थी, लेकिन 1992 के अंदर जब अर्थ समिट होता है, उसके बाद रियो डी जेनेरियो के अंदर, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस का क्लाइमेट के ऊपर आपका फ्रेमवर्क बनाया जाता है और 1994 के अंदर पहली कॉप होती है। ऑल राइट, तो ये सब कुछ था प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम चलते हैं टॉपिक पे। क्या बोल रहा है आर्टिकल बोल रहा है कि ग्लोबल साउथ नीड्स फाइनेंस टेक सेज PM। PM क्या बोल रहे हैं? PM यहाँ पे बोल रहे हैं कि लगभग जितना भी आज तक
आप इंडस्ट्रियल एरा जो है वो 1850s के बाद का माना जाता है, ठीक है। तो 1850s का जो इंडस्ट्रियल एरा था ना, उसमें यूरोपियन यूनियन, यूएसए, इन सभी जो कंट्रीज़ है, इनका अगर मिला के देखा जाए तो इन लोगों ने 80% से ज़्यादा, जो आज आप इमिशन की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, तो उसमें 80% से ज़्यादा योगदान इन्हीं देशों का है। और यही चीज़ को, इन्हीं डाटा को प्रधानमंत्री ने कॉप के अंदर उठाया और बोला कि कैसे जो लॉस एंड डैमेज फंड यहाँ पे बनाया गया था, कब बनाया गया था, लॉस एंड डैमेज फंड बन गया था COP 27 में, इससे पहले ही बन चुका था। इजिप्ट के अंदर हुई थी आपकी COP 27 और वहाँ पे ये बना था, जिसमें अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर नुकसान हो रहा है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कभी भी नहीं किया। अगर इंडिया की भी बात देखी जाए तो इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया ने आज तक सिर्फ हिस्टोरिकली 3% ही कंट्रीब्यूट किया है। और अगर आप इसी में कंपेयर करें चाइना के साथ, तो चाइना ने हिस्टोरिकली 15% से ज़्यादा जो गैस का, कार्बन का इमिशन हुआ है, वो कंट्रीब्यूशन कर चुका है। तो ऐसे इंडिया से जो और छोटे छोटे आइलैंड है, जैसे टूंगा आइलैंड है आपका न्यूजीलैंड के पास, ये आप देख पाएंगे ऊपर ऑस्ट्रेलिया के, वो ऐसा पहला आइलैंड होने वाला है जो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज होने की वजह से डूबने वाला है, सबमर्ज हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया ने, कुछ ही दिन पहले ये न्यूज़ थी कि कैसे ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे उनके निवासियों को रहने के लिए जगह दी है कि आप लोग हमारे यहाँ पे आके रह सकते हैं। तो ये क्या है, क्या टूंगा ने इतना ज़्यादा इमिशन किया था लेकिन उसको सहना पड़ रहा है। ऐसे ही जो छोटी कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इवन जो आइलैंड कंट्रीज़ है, उनके लिए यहाँ पे डेवलप कंट्रीज़ जिन्होंने आज तक बहुत ज़्यादा यहाँ पे इमिशन किया है, जिनकी भागीदारी बहुत थी क्लाइमेट को बदलने में, उनको पैसे दे देने चाहिए ताकि जब भी उनके अंदर कोई डिज़ास्टर होता है तो वो उसको हैंडल कर पाएँ, ठीक है। उस चीज़ के लिए ये बनाया जा रहा है। तो इसके ऊपर PM मोदी ने वहाँ पे बात उठाई एंड अच्छी बात है कि इनकी बात के ऊपर काम भी हुआ और इंडिया को यहाँ पे डॉलर, नॉट इंडिया को, लॉस्ट एंड डैमेज जो फंड है उसको यहाँ पे $500 मिलियन मिल भी गए हैं, ठीक है। 1 साल से खाली पड़ा हुआ था लेकिन अब इसके अंदर मिल गए हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव टू टेक पॉजिटिव एक्शन। क्या होता है ग्रीन क्रेडिट? आपका ये देखिए GS पेपर 3 में आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनवायरनमेंट के एनवायरनमेंट में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इवेंचुअली आपका इकोनॉमी में भी आ सकता है। तो अगेन GS पेपर 3 मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रीन क्रेडिट जो इनिशिएटिव है ना, वो बनाया गया था कि आप कितना कार्बन को सिंक करते हैं या ख़त्म करने में बेसिकली आपकी भूमिका क्या है, उसका आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, क्रेडिट मिलेंगे। उस सर्टिफिकेट को अगर मान लीजिए कोई कंपनी ज़्यादा बना पा रही है जितना उसको बनाना था, कोई गवर्नमेंट है कोई भी, लेकिन वो उससे ज़्यादा क्रेडिट कर पा रहे हैं, तो वो उसको बेच सकते हैं किसी उस कंट्री को जिसने ये काम नहीं किया था, और वो उसको बेचने के बाद वो क्रेडिट या सर्टिफिकेट वहाँ से ले सकते थे। तो ये होता था ग्रीन क्रेडिट। ज़्यादातर नेपाल वगैरह जो है इसमें हमेशा टॉप रहते थे और कुछ कंट्रीज वहाँ से खरीद लेती थी। अब इसी ग्रीन क्रेडिट सर्टिफिकेट को लेके आया जा रहा है वाटर के अंदर भी, ठीक है। वाटर के अंदर जो और आप सोयल के अंदर है, इन सभी चीज़ों में अभी तक सिर्फ कार्बन की बात हो रही थी और अभी तक बात हो रही थी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह की। अब इसको लाया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी, कि जो प्राइवेट सेक्टर है या जो प्राइवेट कंपनियां होंगी वो इसको एज अ CSR यहाँ पे कर सकती हैं, ले सकती हैं। क्या होता है CSR? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो कॉर्पोरेट है उसके ऊपर कुछ सोशल, समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है ना, वो उसको रहने को अपने मार्केट प्रोवाइड करवा रही हैं, जगह प्रोवाइड करवा रहे हैं, गवर्नमेंट है, तो इसीलिए उनको CSR देना होता है। ये उसके अंदर भी लॉन्च किया जा रहा है। जो ज़्यादातर ये होता था आपका कार्बन का जो क्रेडिट होता था वो ज़्यादातर इंडस्ट्री वगैरह के लिए अप्लाई होता था, लेकिन ये इंडस्ट्री पे अप्लाई ना होके आपका कंपनीज़ पे या कॉरपोरेशंस के ऊपर अप्लाई होगा। तो ये एक प्रीलिम्स के हिसाब से भी छोटी सी चीज़ थी जो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है फिर से एक्सप्रेस पेज से, अल नीनो अनदर फैक्टर टू कॉज वार्म विंटर। अगेन प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऐसे में कहीं पे डाल सकते हैं। एनवायरनमेंट के लिए GS पेपर 3 में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ऐसे एनवायरनमेंट एंड प्री क्या बात कर रहा है, बता रहा है कि 2023 जो है वो अभी तक का 1901 के बाद से तीसरा ऐसा साल होने वाला है जो सबसे ज़्यादा गर्म विंटर जहाँ पे रही हैं। 1901 से लगातार आप देख पा रहे हैं 124 साल से ज़्यादा का समय यहाँ पे हो गया है और थर्ड ये वार्मेस्ट ईयर होने वाला है। 2016 जो आज तक का सबसे ज़्यादा गर्म पूरा साल रहा था उसको 2023 अभी तक हर महीने में आप उसको जा रहा है, ऊपर जा रहा है और वर्ल्ड का अभी तक का सबसे ज़्यादा गर्म जो साल है वो बनने वाला है। और नवंबर का महीना 1901 से लेके अभी तक का सबसे ज़्यादा गर्म महीना निकल के आया है। जो मिनिमम टेम्परेचर, अब देखिए क्या है यहाँ पे कि जो मिनिमम
टेम्परेचर होना चाहिए था ना आज तक जो होता था नवंबर में, जैसे आज का ही हम देखें तो ऑलमोस्ट 14 डिग्री आपका टेम्परेचर था, ये मिनिमम है। लेकिन जो नॉर्मली होता था पहले उससे ये ज़्यादा है। मिनिमम तो है, सबसे कम तो है, लेकिन उससे ज़्यादा है जो पहले होता था, कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो मान लीजिए आज का टेम्परेचर था 14 डिग्री सेल्सियस। इसी को पिछले साल अगर इसी दिन में देखा जाए तो ये होना चाहिए था 10 डिग्री सेल्सियस। तो कितना ज़्यादा फ़र्क है, जो 4 डिग्रीज़ का, ठीक है। तो इसी तरीके से 2 डिग्रीज़ में समथिंग ये अराउंड आ रहा है, 4 का तो नहीं आएगा, लेकिन समय के साथ साथ कि जितना ज़्यादा होना चाहिए था उससे ज़्यादा बढ़ा हुआ और बहुत ज़्यादा गर्म है एज़ कम्पेयर टू पहले सालों में। उसके क्या क्या इम्पैक्ट है, पहले ये बता रहे हैं कि एल नीनो हो रहा है। एल नीनो क्या होता है, इल नीनो होता है जब आपका बेसिकली जो बारिश है इक्वेटर जो है उसके आसपास का जो पानी है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, और गर्म होने की वजह से वो ज़्यादा बारिश लेके आता है, राइट। क्योंकि वो ज़्यादा गर्म है तो ज़्यादा दूर दूर तक जा पाएगा, वार्म हो पाएगा। तो ये होता है आपका इल नीनो। एक होता है आपका ला नीनो। तो ला नीनो में जो ज़्यादा बारिश, मतलब ये अलग अलग, जैसे पैसिफिक के अंदर का ये पूरा का पूरा सिस्टम हो रहा है। इंडिया के अंदर ला नीनो में ज़्यादा बरसात होगी। यहाँ पे और भी कुछ है, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ पे हो रही है, मेडिटेरियन सी के अंदर हो रही है यहाँ पे। इसके अलावा आपका एक साइक्लोन है जो है वो बनने वाला बे ऑफ बंगाल के अंदर, जिसको नाम दिया जा रहा है यहाँ पे मिचुएंग साइक्लोन। तो ये अभी तक आया नहीं है लेकिन बनना शुरू हो गया है बे ऑफ बंगाल में। और ये साइक्लोन जब आएगा तो बहुत ज़्यादा बारिश के साथ ये आएगा। ये कहीं ना कहीं जो आंध्र प्रदेश है उसकी तरफ भी बढ़ना शुरू हो गया। इंडिया के जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो इसको बता चुकी हैं। और इसके अलावा उन्होंने आंध्र प्रदेश और जो कोस्टल स्टेट हैं, जो आपकी ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स हैं, उनको यहाँ पे रेड अलर्ट जारी कर दिया है, ठीक है। रेड अलर्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है, जैसे कि आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, चेन्नई का जो साइक्लोन है वो तेलंगाना तक भी चला जा सकता है और ओडिशा में भी आने वाले समय में ये आ सकता है। तो ये यहाँ पे अभी तक का इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है आपका एडिटोरियल पेजेस पे। तो ये बात करें ब्रिज इज नॉट बैरियर, क्या बोल रहे हैं कि ब्रिज बना रहे हैं हम। कौन लिख रहा है इसको, अंजू राठी राणा। ये आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है वहाँ पे आपकी सेक्रेटरी है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। और सेक्रेटरी की क्या क्या रैंक है, चलिए पहले एक बार उसको अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले होता है आपका गवर्नेंस का ये पोर्शन होगा, जीएस पेपर 3 में आपका इट्स इम्पोर्टेंट आपको आ सकता है, तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए और उसी हिसाब से हम यहाँ पे देखने भी वाले हैं। सबसे पहले जो सेक्रेटरी होते हैं या सबसे ऊपर जो होता है वो होता है आपका कैबिनेट का मिशन, राइट, कैबिनेट का मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर आपका सबसे ऊपर होगा, जिसके अंडर में एक मिनिस्ट्री होगी। उससे नीचे आपका होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट। से मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर पूरी मिनिस्ट्री होती है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अंदर या तो इंडिविजुअल मिनिस्ट्री भी हो सकती है या मोस्टली आपका कोई डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। एक कैबिनेट, एक मिनिस्ट्री जो है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में वो हो सकती है आपकी। उसी तरीके से जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है वो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के अंडर भी आता है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस भी उसमें आता है। उसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स है, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ भी अलग अलग है। तो इसी तरीके से यहाँ पे होता है, उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा। उसके नीचे अगर हम जाएंगे तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो होता है आपका सेक्रेटरी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ये आपके ज़्यादातर जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, जो सीनियर होते हैं सबसे ज़्यादा, वो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। और कैबिनेट मिनिस्टर आपका होता है पॉलिटिकल हेड, ठीक है। तो ये इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या है कि एक पॉलिटिकल हेड है, राजनीतिक हेड है, और दूसरा जो है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, जो काम को एग्जीक्यूटिव की तरीके से संभाल रहा है। चलिए अब सेक्रेटरी के नीचे आपके होते हैं एडिशनल सेक्रेटरी, कि उनके साथ आपने एडिशनल सेक्रेटरी लगाया है। ज़्यादातर जो आईएएस होते हैं या जो सेक्रेटरी होते हैं वो आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, ठीक है। कोई डिपार्टमेंट है उसके ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा। और जो एडिशनल सेक्रेटरी होता है वो डिपार्टमेंट के नीचे आता है विंग, उस विंग के यहाँ पे ये हेड होते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी के नीचे आपके आते हैं जॉइंट सेक्रेटरी। और जो जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, यहाँ से आप से समझ जाइएगा, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं आपके एक से ज़्यादा जो अलग अलग विंग होते हैं उनके फिर से कोई जो हेड, ये विंग के ही ज़्यादातर हेड बनाए जाते हैं जब विंग्स ज़्यादा बटे हुए हों। उसके बाद हम चलते हैं हेड ऑफ डिवीज़न। यहाँ पे आपका विंग के नीचे आता है डिवीज़न, और जो हेड होता है डिवीज़न का वो होते हैं या तो आपके डायरेक्टर्स हो सकते हैं,
या फिर उन्हीं का नाम हो सकता है डिप्यूटी सेक्रेटरी, ठीक है, डिप्यूटी सेक्रेटरी। तो ये आपके होते हैं डिवीजन के हेड। और इन दोनों के बाद, ये जब दोनों आते हैं तो इसके बाद आता है आपका अंडर सेक्रेटरी, जो कि सबसे छोटी पोस्ट होती है या फिर यहीं से शुरुआत होती है किसी सेक्रेटरी की कैबिनेट सेक्रेटरी बनने तक की। और ये होते हैं आपके अंडर सेक्रेटरी। और इनसे नीचे होते हैं आपके ASO एडिशनल सेक्शन ऑफिसर, और उससे भी नीचे जो है वो उनकी ज़रूरत नहीं है। ये जो आपके ASO होते हैं ये आपके डेस्क जॉब होती है, और ये सबसे लास्ट में आ जाते हैं। मतलब इससे नीचे फिर आपका अपर डिवीजन क्लर्क रह जाएगा और लोअर डिवीजन का क्लर्क रह जाएगा। सेक्रेटेरिएट का पूरा ये स्ट्रक्चर होता है कि किस प्रकार कौन कैसे बना होता है। चलिए, अब ये अंजू राठी जी जो सेक्रेटरी हैं ये बता रही हैं कि कैसे जो लॉ है, यानी कि लॉ एंड जस्टिस की यहाँ पे बात हो रही है। कह रहे हैं कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो यहाँ पे आके बेसिकली आपका जो लॉ एंड जस्टिस है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये एग्जाम्पल भी देती है कि कैसे आपकी जो रिलीजियस टेस्ट पहले होते थे ना, जो धार्मिक ग्रंथ होते थे वो काफ़ी मुश्किल भाषा में लिखे होते थे, और उसमें जो पावर होती थी, उसका जो मीडिएटर होता था वो होता था आपका प्रीस्ट के अंदर, ठीक है, जो आपके बेसिकली पुजारी होते थे। और इसी वजह से जो आम आदमी है ना उसका और डिवाइन पावर का, जो आपके डिवाइन पावर है उनका कनेक्शन डायरेक्ट नहीं बन पाता था। और ये यहाँ पे बहुत बड़ा इशू हम देख पा रहे हैं इसी की वजह से कि कैसे समाज के अंदर बहुत सारी कुरीति आई, जो प्रीस्ट चाहता है वही उसी तरीके से चीज़ें होने लगी। तो उसके एग्जाम्पल्स ऑलरेडी देखे जा चुके हैं। और यहीं पे अगर हम इसी चीज़ को देखें तो लॉ के अंदर, इंडिया के कानून के अंदर भी जो ब्रिटिश लेगेसी ली गई है कि ब्रिटिश लोगों ने इतनी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज का यहाँ पे यूज़ किया था, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज़ किया था, सो दैट जो नॉर्मल ह्यूमन है, आपके जो मैन है, वो यहाँ पे ना आए अपने जस्टिस की डिमांड करते हुए। इसी पे बात करते हुए यहाँ पे अंजू राठी राणा ये भी बताती हैं कि कैसे जब BR अम्बेडकर अपनी स्पीच दे रहे थे तो वो स्पीच में बताते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो संविधान बनाया जा रहा है ये एक्चुअली में पीपल के लिए बनाया जा रहा है, लोगों के लिए बनाया जा रहा है, आम जो जनता है उनके लिए। और जो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा पास नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसको कॉमन मैन, आम आदमी के लिए काम करना है और उन्हीं के द्वारा इस पे काम किया जाना चाहिए। तो ये BR अम्बेडकर के खुद के कथन थे, उन्होंने ऐसा बोला था बनाते टाइम। और उसी चीज़ में यहाँ पे एक्सेस ऑफ जस्टिस की बात हो रही है कि कहीं ना कहीं ये कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो हमारी जुडिशरी के अंदर हैं ही। जैसे हाई कोर्ट एंड मोस्टली सुप्रीम कोर्ट में आप हिंदी में भी बात नहीं कर सकते हैं। इससे अलग बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ है कि लैंग्वेज ही नहीं है, वो आपको इंग्लिश में वहाँ पे बोलना होगा। हाई कोर्ट के अंदर भी देखा जाए तो हिंदी अलाउड है अगर ऐसा बोला जाए तो, लेकिन स्टिल ज़्यादातर प्रेफरेबल जो लैंग्वेज है, जो आम आदमी की लैंग्वेज है ही नहीं, जब उनको अपना केस तक समझ में नहीं आता है, तो वो यहाँ पे एक इशू है। सेक्शंस की बात की जाए तो यहाँ पे ऑथर एग्जाम्पल देते हैं सेक्शन 123 का, जो कि क्या बात 213 का क्या बात कर रहा है ये सेक्शन जो 213 है, ये आपका होता है अगर कोई ब्राइब लेता है किसी क्राइम को छुपाने के लिए, आपसे कोई मतलब बेसिकली कोई वेल्थ की सहायता लेता, तो ये जो होता है इसके अंदर भी लूप होल है कि जब तक ये पूरा का पूरा नहीं हो पाएगा, जब तक उसके पास वो ब्राइब नहीं पहुंच पाएगी, तब तक उसको एज दोषी नहीं माना जाएगा, चाहे वो उस चीज़ में काम बेशक कर रहा हो। तो ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशंस का इस्तेमाल किया हुआ है, क्लियरली कोई बात नहीं बताई गई है कि क्लियर मतलब क्या है, तो स्पष्टली ये बातें नहीं बताई, और इसीलिए अभी वो काम जारी है। हालांकि इन्होंने अभी तक खास ऐसा बताया नहीं कि इस पर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जस्ट हमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से GS पेपर 2 में अगर यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि आपको क्या लगता है कि अभी जुडिशरी के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इंप्रूवमेंट क्या क्या होना चाहिए, तो आप इन पॉइंट्स को डाल सकते हो कि प्रॉब्लम्स क्या है, क्लियरिटी नहीं है, लिंग्विस्टिक है, BR अम्बेडकर जी की बातों को डाल सकते हो। एग्जाम्पल इन्होंने बहुत अच्छा दिया था स्टार्टिंग में, रिलीजियस टेक्स्ट वाला जो था, तो ये सब बस उसी के लिए हमारा इंपॉर्टेंट है, और गवर्नेंस के हिसाब से हम सब कुछ समझ ही चुके हैं ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, ये लिखा गया है बाय राम माधव जी द्वारा, इनके खुद की इंडिपेंडेंट अपनी एक फाउंडेशन है, और ये लिखते हैं न्यू इंडिया न्यू डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमेशा बताते हैं कि कैसे डिप्लोमेसी जो होती है ना उसमें बहुत ही नम्बनेस की बात की जाती है, बहुत ही पोलाइट वे की बात की जाती है कि जब आप किसी से बात करोगे तो आपको डिप्लोमेटिक होकर कैसे बात करनी है। लेकिन इंडिया की अप्रोच ये बदल रही है। GS पेपर 2 में आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है IR के लिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, डिप्लोमेसी क्या है, तो इनके
इनके अकॉर्डिंग इनका मानना है कि इंडिया हमेशा 1900 से लेके 1947 से लेके अभी तक इंडिया मोस्टली आपका कुछ एक्सपेक्टेशंस को या कुछ ऐसे स्टेंसेस हुए हैं जिनको छोड़ दिया जाए, एक्सेप्शंस कुछ हुए हैं, तो इंडिया हमेशा से काफ़ी पोलाइट रहा है, काफ़ी डिप्लोमेसी के मामले में हमेशा संभल के बात करने वाला रहा है। लेकिन अब इंडिया की टोन जो है वो बदल रही है। एक्सेप्शंस क्या क्या थे यहाँ पे? एक्सेप्शंस की बात की जाए तो जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे जब 1971 होता है पाकिस्तान की तरफ, वो एक एक्सेप्शन था। फिर चाइना को भी यहाँ पे एक एक्सेप्शन मिला अटल वाजपेयी बिहारी जी के टाइम पे 1987 के टाइम पे, ठीक है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जब स्टैंड ऑफ होता है, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो बेसिकली एक्सेप्शंस की तरह यहाँ पे दिखाए गए हैं। और इसके अलावा हमेशा इंडिया ठीक रहता था, लेकिन अब इंडिया की डिप्लोमेसी चेंज हो रही है। अब इंडिया की डिप्लोमेसी के अंदर आ रही है वन लाइनर, जो स्मार्ट आंसर आपके जो हमारे डिप्लोमेटिक है वो उनको दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे एस जयशंकर की यहाँ पे एग्जांपल देते हुए बोलते हैं कि कैसे एस जयशंकर जो है उन्होंने बताया था कि यूए के अंदर जो स्पीच आप 45 मिनट में ख़त्म कर रहे हो वो सारी बातें मैं 6 मिनट में यूनाइटेड नेशंस में बोल सकता हूँ। ये कहाँ पे बताया था? पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने ये टिप्पणी दी थी। तो हाँ, ऐसा बोलते भी हैं। फिर उन्होंने एक और जब यूरोप का और यहाँ पे यूक्रेन का और रशिया का वॉर चल रहा था, तब यूरोप जो था नेशन इंडिया के खिलाफ था, क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा था, इंपोर्ट कर रहा था। और उस समय जब यूरोप की जो आपकी मीडिया है उन्होंने एस जयशंकर से एक सवाल किया था, और सवाल में पूछा था कि इंडिया ये ठीक नहीं कर रहा है, इंडिया पे कैसे भरोसा किया जा सकता है। तो एस जयशंकर ने इन बातों को बिल्कुल अच्छे से बोला था कि जितना इंडिया एक महीने का वहाँ से ऑयल लेता है, उतना तो यूरोप का आधे दिन का ऑयल का इंपोर्ट आता है। इसी तरीके से अमेरिका इसके बाद इंडिया के साथ में उतरा था, और अमेरिका ने खुद बोला कि इंडिया जस्ट 1 to 2% यहाँ पे कंपेरेटिवली ले रहा है जितना, जबकि यूएस से 10% से ज़्यादा ले रहा है। तो बेसिकली ये जो इंडिया की थोड़ी स्ट्रॉन्ग अप्रोच दिखाई दे रही है ना डिप्लोमेसी के लिए, इंडिया के लिए, यहाँ पे ऑथर का मानना है कि ये काफ़ी अच्छी अप्रोच है। फिर यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का भी ये कहते हैं कि कैसे वन लाइनर में जब नरेंद्र मोदी रशिया को समझा रहे हैं कि ये दिस इज़ नॉट एन इरा ऑफ वार, ये कोई युद्ध का अभी इरा नहीं है, तो नॉट एरा ऑफ वॉर, ठीक है, ये युद्ध का युग नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर वगैरह सब कुछ है। तो इसके बाद बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़, और इनका मानना है कि यही एक लाइन थी, यही एक बात थी जिसने इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी भी डिक्लेयर करवा दी और उसको एज अ प्रेसिडेंट तक बनवा दिया। तो ये ऑल्दो ये कितनी सच्चाई है वो हमें नहीं पता, ये जस्ट ऑथर के खुद के पर्सनल व्यूज़ हैं। चलिए, और यहीं पे कहते हैं कि ऐसे ही इंडिया को जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, बीजिंग से टोक्यो तक सभी के साथ, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं वर्ल्ड पेज पे, जहाँ पे बात हो रही है इजरायली वॉर प्लेस पाउंड। हमें पता था 4 से 6 दिन यहाँ पे हो चुके थे जब सीज़ फायर हो चुका था, बहुत सारे ऐसे थे हॉस्टेजेस थे जिनको वापस दिया गया था, लेकिन अभी फिर से इजराइल सीज वॉर जो है वो ख़त्म हो गया, और इसराइल ने सदर्न गाज़ा के ऊपर फिर से अपना एयर अटैक किया है, जहाँ पे राफा जो था, राफा नाम का शहर है आपका वहाँ पे, और एक और शहर है जो कि है आपका खान यूनिस। ये 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे एयर स्ट्राइक फिर से देखी गई, और इसमें ऑलमोस्ट 109 लोगों की यहाँ पे मौत हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। एक ही दिन के अंदर 109 लोगों की डेथ हो चुकी है। इसके ऊपर क्या आता है आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है एक्सप्लेन्ड पेज पे हम लोग पहुंच जाते हैं, और पहला आर्टिकल बात करता है व्हेन जिन्ना आस्क्ड मेनिश को टू जॉइन द पाकिस्तान आर्मी। कौन है मेनिश को? अभी ट्रेलर आ रहा है सैम बहादुर मूवी का, और उन्हीं से रिलेटेड ये कुछ है कि उनका नाम क्या था। फील्ड मार्शल सैम हॉर्मोसगी फ्रामजी जमशेद जी मेनिस्क है। 1914-2008 तक, ये 1914 में इनका जन्म होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, और 2008 में जाके इनकी मृत्यु होती है। इनका जीवन का पूरा काल था। ये ज़्यादातर जाने जाते हैं सैम बहादुर के नाम से। सैम बहादुर क्या था ये हमें पता चल गया, फील्ड मार्शल थे, यानी कि इंडिया की तरफ से कर्नल तक की पोस्ट पे ये पहुंच चुके थे। इन्होंने मिलिट्री करियर में ऑलमोस्ट 5 बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 से लेके ये वर्ल्ड वॉर 2 में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद इन्होंने 1971 का जो वॉर हुआ था बांग्लादेश को लेके पाकिस्तान के खिलाफ में, वो भी इन्होंने वहाँ पे भी पार्टिसिपेशन किया। ये कहते हैं कि इंडिया की पार्टीशन हुआ था आर्मी का, ठीक है, इंडिया का जब इंडिया का और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था, तो उस समय पे इंडिया की आर्मी को भी विभाजित किया गया था, बांटा गया था। उस समय पे इंडिया में ऑलमोस्ट 4 लाख के करीब आपके ट्रूप्स थे, सिपाही थे, और उन सब में से 2,60,000 इंडिया में रहे थे, और बचे हुए आपके जो
सिपाही थे वो आपके गए थे 1,40,000 अप्रोक्सीमेटली। कहाँ गए थे? पाकिस्तान के अंदर गए थे। और इन्हीं में से जो नॉर्मल सिपाही थे उनके पास तो कोई चॉइस नहीं थी, उसके अलावा हिंदू और सिख लोगों के पास भी कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि उनको इंडिया में ही रहना था। लेकिन आपके मुस्लिम जो ऑफिसर रैंक के थे और आपके जो पारसी एंड जैन थे उनके पास यहाँ पे चॉइसेस थी कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। जो पारसी थे या फिर जो क्रिश्चियन लोग थे, यहाँ पे उनके पास आपकी चॉइस थी। और जब हम बात करते हैं सैम बहादुर जी की, तो वो एक पारसी थे। उनका जन्म हुआ था अमृतसर के अंदर, ठीक है, अमृतसर में, लेकिन रहने वाले बेसिकली वो रिसाइड सही में उनकी फैमिली बॉम्बे में करती थी, ऑल्दो ही वाज बोर्न इन अमृतसर। तो वो एक पारसी थे और उनके पास यहाँ पे इवन खुद मोहम्मद जिन्ना ने यहाँ पे एक ऑप्शन रखा था कि आप पाकिस्तान के अंदर आ जाइए, लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा दिया। वो पाकिस्तान नहीं गए और शायद वो पाकिस्तान चले जाते तो इंडिया का जो कुछ विक्टोरी जो इन्होंने दिलवाई है 1917 के, बहुत बड़े बड़े उन्होंने भाग यहाँ पे निभाए हैं इंडिया के अंदर रहते हुए, तो वो शायद थोड़ा बहुत अलग होता। जो सेम रिजल्ट हमारे पास है वो शायद मुड़ जाते। और ये काफ़ी अच्छी इनके ऊपर एक बात भी है कि इन्होंने 1947 की जो कश्मीर वॉर हुई थी उसमें भी ये इंडिया की तरफ ही रहे और इन्होंने अपने देश को नहीं छोड़ा। तो ये आप यहाँ पे इनका फोटो भी देख पाएंगे कि कैसे ये खड़े हुए हैं और इन्हीं के ऊपर अब एक मूवी भी बन रही है। खैर नेक्स्ट हम चलते हैं जीडीपी ग्रोथ सरप्राइज। क्या बोल रहे हैं? जीएस पेपर 3 में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑफकोर्स प्रीलिम्स के लिए इट्स इंपॉर्टेंट। पूछ सकते हैं क्या लगातार किसी सेक्टर में लगातार आपका डिक्लाइन हुए जा रहा है, लगातार आपका इंक्रीज हुए जा रहा है? तो ये सब सवाल बेसिकली वर्ड्स के ऊपर ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उन्हीं में अब हम देखेंगे कि क्या बात कर रही है। ये लिखा है उदित मिश्रा द्वारा, जो कि खुद एक इकोनॉमिस्ट हैं, और वो बात कर रहे हैं कि कैसे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है मॉस्पी, उन्होंने यहाँ पे डाटा दिया है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, अप्रॉक्सीमेटली 7.6.2% से। ये क्वार्टर टू क्या होता है आपका? क्वार्टर टू जो होगा वो होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, ये होंगे आपके 3 महीने। क्वार्टर में हमेशा जो 4 क्वार्टर में हमारा साल बटा हुआ है, 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक ईयर है हमारा वो शुरू होता है आपका अप्रैल से, जो कि बजट सेशन से शुरू होता है, अप्रैल मई जून। तो क्वार्टर 1 होता है आपका इकोनॉमी के अंदर अप्रैल मई जून वाला, और क्वार्टर 2 आपका होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्वार्टर 3 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और क्वार्टर 4 आपका 2024 में आएगा जो कि होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, और 1 अप्रैल को आपका फिर से नया जो फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ये इकोनॉमी की भाषा में या देश की भाषा में यहाँ पे हमारा जो साल है वो चलता है। तो क्वार्टर 2 में जो जीडीपी की ग्रोथ है वो 7.6% के हिसाब से देखी गई। पहले बोला जा रहा था, कुछ इकोनॉमिक्स का मानना था कि ये कम होगी, 6% तक ये निकल के आएगी। इवन बहुत सारे ऐसे बाहर की जो एक रेटिंग कंपनीज थी उन्होंने भी यहाँ पे टिप्पणियाँ दी थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जीत है आरबीआई के लिए, क्योंकि आरबीआई ने यहाँ पे पहले से ही बताया था कि इंडिया की जो पूरे साल की एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट होगा वो 6.5 को प्लस कर जाएगा या 6.5 तक रहेगा। और अगर हम 2 क्वार्टर का डाटा देखें तो ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ते जाएं, पूरा एनुअली जब इसको निकालेंगे तो इतना ही निकल के आएगा। यहाँ पे 2 चीज़ों से बात की जा रही है कि क्वार्टर का जब डाटा होता है जीडीपी को निकालने का, वो कैसे होता है। जीडीपी जब होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, वो क्या होता है आपका? बेसिकली जीडीपी का मतलब होता है कि जितना भी पूरी कंट्री के अंदर आपका जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको हमें हिसाब में लेना है। 2 तरीके से हो सकता है। एक तरीके से आप इसको नाप सकते हो एक्सपेंडिचर से, एक्सपेंडिचर किसने कितना स्पेंड किया। दूसरा होता है यहाँ पे इनकम, और जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है आपका जीडीपी को निकालने के लिए, जो कि ज़्यादातर पूरा साल की निकाली जाती है, जैसे मैंने बताया 6.5। अभी इसको निकालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है जीवीए। जीवीए क्या होता है? ग्रोस वैल्यू एडेड। अगर आपको जीवीए और जीडीपी को अच्छे से समझना है तो आप ये समझ लीजिए कि जीडीपी और इक्वल जीवी ग्रोस वैल्यू एडिशन में क्या होगा, यहाँ पे आपके प्लस कर दिए जाएंगे जीवी के अंदर जितने भी टैक्सेस गवर्नमेंट को मिले हैं, ठीक है, कलेक्ट हुए हैं, और इनमें से माइनस कर दी जाएंगी टैक्सेस में से जितनी सब्सिडीज गवर्नमेंट ने दिया है। तो अब क्या हो गया कि जो ग्रोस वैल्यू एडेड है, अभी जो आपके कोई वैल्यू बनी उसके अंदर आपने कितना वैल्यू और ऐड कर दिया, कि कितना टैक्स एक्स्ट्रा आया है आपके पास, कितनी सब्सिडीज आपने माइनस कर दी जितनी आपने दी है, तो ये आपके जीडीपी के बराबर हो जाएगा।
ऑलराइट, इतना समझ में आ गया। और चलिए अब हम देखते हैं कि डाटा क्या बता रहा है। यहाँ पे एक टेबल दी गई है जिसमें बताया गया है कि जीवीए टोटल करके 2019 से लेकर 2023 तक का 5 साल का ये डाटा है, और बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट जो एग्रीकल्चर जो बहुत तेजी से चल रहा था उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन देख रहे हैं हम, लगातार ये डिक्लाइन दिख रहा है 5 साल से। अगर प्रीलिम्स में भी ये सवाल आ जाता है कि रेपिडली या फिर जो कंटिन्यूसली जो डिक्लाइन है वो देखा जा रहा है अप्रोक्सीमेटली हाफ ए डिकेड, अगर आधे जो डिकेड है, एक दशक के आधे से हम डिक्लाइन देख रहे हैं तो ये बिल्कुल सही होगा। वहाँ पे ये मत कहिएगा कि फिर आपने बोला था कंटिन्यूसली आता है नहीं आता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग के अंदर हम देख रहे हैं 2019 का ये डाटा 5.32% था। उसके बाद कोविड में ये काफ़ी ठीक था, 4.84 तक ये पहुँच जाता है। फिर 2022 के अंदर ये 2.49 हो जाता है, और 2023 के अंदर ये 1.22 की परसेंटेज से बढ़ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये कम हो रहा है तो आपका काम भी कम हो रहा है, नहीं, ये ग्रोथ का रेट, यानी जितनी तेजी से आप बढ़ रहे हो, विकास कर रहे हो, उसका रेट कम हो रहा है। तो ये भी यहाँ पे एक बहुत ही समझने की बात है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की वजह से ही अब की बार का जो हमारा जीडीपी है वो इतना ऊपर निकल के आ रहा है। कैसे? क्योंकि इंडस्ट्री ऑलमोस्ट माइनस है, जो 2019 में माइनस चल रही थी वो अब जाके हो चुकी है 13.18% पर। ठीक है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बढ़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग की देखा जाए तो कितना आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी ऑलमोस्ट 13.91% है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे इसको बढ़ा रही हैं, जीवे को बढ़ा रही हैं। और आगे का भी ये माना जा रहा है कि आगे अब क्या होने वाला है, आगे शायद जो जितनी स्पीड से बढ़ा था उतनी स्पीड से ना भी बढ़े, थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा। और ये कुछ आपके टेक्निकल टर्म्स होती हैं जैसे कि मॉडरेट हो जाना, कि ठीक है थोड़ा नॉर्मल आ जाएगा, थोड़ा सा डाउन आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल कम भी नहीं होगा और इतनी स्पीड से इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं, अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 25 की। और ये सब प्रेडिक्शन है, भविष्यवाणी है, कैलकुलेटेड गैस है, और आगे जो होगा वो हम देखेंगे, सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। लॉस एंड डैमेज फंड अप्रूव्ड COP28 वाई दिस इज अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड, ये ऑलरेडी हम ऊपर ही कवर कर चुके हैं तो इसको अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पे जस्ट हमें देखना है कि जो आपके UAE के प्रेसिडेंट हैं वो हैं HS शेख मोहम्मद बिन जयाद अल नहयान, और ये हमारे मोदी जी के साथ यहाँ पे मिल रहे हैं, और इन्होंने हमारे जो प्रधानमंत्री है इनका साथ दिया है। यहाँ पे किस किस कंट्री ने कितना दिया गया है तो हम उसकी बात कर लेते हैं। जैसे जो 1.5 ट्रिलियन जो है उसकी बात की गई थी 2022 में कि इतना यहाँ पे मिल जाना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग हुई है जस्ट अभी 500 मिलियन के साथ, और उसमें अलग अलग कंट्री का अपना अपना योगदान है। जैसे कि जो खुद UAE है जो कि होस्ट कर रहा है वो देने वाले हैं यहाँ पे $100 100 मिलियन। फिर आपके जो UK है, आपका जो US है वो दे रहा है यहाँ पे $17.5 मिलियन। फिर आपका जापान देने वाला है 10 बिलियन, और UE जो होता है, EU जो होता है, UE गलती से बोल रही थी मैं, EU जो होता है कि जो कि सारे यूरोपियन यूनियंस, यूरोप की जो कंट्रीज़ है उनकी एक वो है, इसके अंदर 27 कंट्रीज़ आपको मिलेंगी। ये दे रहा है यहाँ पे $250 मिलियन। ठीक है, तो ये $250 मिलियन यहाँ पे दे रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यही कंट्रीज़ दे रही हैं, और ये इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है, तो बहुत अच्छी बात है। आज के लास्ट आर्टिकल पे हम पहुंचते हैं जो कि है ऑयल इंपोर्ट्स राइज इन नवंबर ऑन हाई डिमांड, इराकी वॉल्यूम शर्ट, सऊदी सप्लाई ड्रॉप्स। क्या बोल रहे हैं कि ऑयल की जो डिमांड है वो बढ़ गई है इंडिया के अंदर। GS पेपर 3 में इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है। प्रीलिम्स के लिए कैसे है वो, चलिए सबसे पहले उसी के पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि इंडिया के लार्जेस्ट सप्लायर हैं कौन कौन से। बिफोर जो रशिया यूक्रेन की वार हुई थी तो पहले नंबर पर आपका आता था यूक्रेन, दूसरे नंबर पर आपका होता था यहाँ पे इराक। ठीक है, दूसरे नंबर पे होता था आपका इराक, एंड थर्ड नंबर पे आपका होता था सऊदी अरेबिया। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पे इस तरीके से अपनी पोजीशन बनाए हुए थी। लेकिन जब यूरोप के साथ यहाँ पे वॉर हो जाती है, यहाँ पे यूक्रेन की और रशिया की, उस वॉर के बाद से हमारा जो ये चेंज हुआ है वो काफ़ी हो गया। यूक्रेन यहाँ से हट जाता है और पहले नंबर पे हमारा आ जाता है रशिया। तो ये थोड़ा सा चेंज हमारे साथ देखने को मिला है। इराक काफ़ी फिर से ऊपर बना हुआ है, सऊदी की सप्लाईज थोड़ी फिर से कम हो रही है। तो ये हमारा मतलब बेसिकली क्रूड ऑयल जो हम लाते हैं प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा है कि पता होना चाहिए कौन सी कंट्री कैसे है, लार्जेस्ट जो हम जहाँ से लेते हैं। ऑयल इम्पोर्ट इराक से नवंबर के अंदर देखा जाए तो काफ़ी बढ़ गया है, 1 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से
से पहुंच गया। एक बैरल जो होता है वो ऑलमोस्ट आपका 50 लीटर से ज़्यादा का होता है, और ये आपका अक्टूबर के अंदर बढ़ा हुआ था। इराक जो लार्जेस्ट सप्लाई बन चुका है, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दे रहा है तेल को। ले रहे हैं हम 25% शेयर जो है रशिया का। इंडिया का जो इराकी ऑयल इंपोर्ट वगैरह करते हैं वो भी यहाँ पे बढ़ा हुआ है। इंडिया ने ऑलमोस्ट अब यहाँ से तीनों कंट्रीज से देखा जाए तो हम जो है वो पूरे नवंबर के अंदर 4.5 मिलियन बैरल पर डे मंगवा रहे थे, ठीक है, यानी 45 लाख बैरल। एक बैरल मैंने आप लोगों को बताया कि आप एक तरीके से बैरल क्या होता है, अज्यूम कीजिए कि तेल का कोई कंटेनर है और उसके अंदर 50 लीटर से ज़्यादा का आपका तेल आ जाता है और उसे एक बैरल माना जाएगा, और हम 45 लाख बैरल अपना रोज का मंगवा रहे थे। ये हमारी इंपॉर्टेंस है। इंडिया के लिए जितना हमें तेल चाहिए होता है ना, क्रूड ऑयल, वो 80% ऐसा है जिसके लिए हम इंपोर्ट पर निर्धारित रहते हैं कि हमें वो मंगवाना ही पड़ेगा, तब जाके हमारी जो मांग है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, उसकी पूर्ति हो पाती है। 20% ऐसा है जिसको हम मुंबई हाई से निकाल पाते हैं या फिर खुद डोमेस्टिकली बना पाते हैं, जैसे कि मुंबई हाई से निकाल लिया, फिर असम के डिब्रूगढ़ से निकाल लिया, तो ये सिर्फ 20% का आपके बीच में आता है। तो इतनी ज़्यादा हमें बाहर से ज़रूरत होती है। और यहीं पे हमारा आर्टिकल आज जो न्यूज़पेपर है वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अभी तक जो भी यहाँ पे बना हुआ है, ऑल द वेरी बेस्ट। 156 दिन आपके प्रीलिम्स के लिए बचे हुए हैं और बहुत बहुत आप लोगों को ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।